हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। कक्षा 10वीं का चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, जिसको बोलते हैं भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित है, इसलिए इसका वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है। और आपको एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर दी जाएगी कि किस तरीके से भारत को आजादी मिली, भारत में किस किस तरीके से विद्रोह हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी गांधी जी के बारे में, किस तरीके से जो है असहयोग आंदोलन हुआ, किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, वो सब जो है हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेकंड, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत में राष्ट्रवाद। पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए कि हीरे की काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। तो देखिए, आपका जो भी पोटेंशियल है उसको अब आप निखारिए। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आने ही वाले हैं और आपको जो है आपका 100% जो है वो इसके अंदर देना है। और मैं आपके साथ और पूरी मैया पाठशाला स्कूल का जो जितना भी आपके साथ में स्टाफ से जितने भी फैकल्टी वो सब आपके साथ में है, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से कराई जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले मैं आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। उससे पहले आपके लिए फन टाइम की एक पजल है। आप इस वीडियो को रोक के इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। What two words when combined hold the most letters? हिंदी में अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे वो दो शब्द हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो बहुत सारे लेटर्स जो है उसके अंदर होते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर दीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है दो लेटर, एक है पोस्ट और दूसरा है ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को जब आप जोड़ देंगे, पोस्ट ऑफिस को जोड़ देंगे तो बहुत सारे लेटर्स है ना, अनगिनत लेटर जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो ये थोड़ा सा फन टाइम का एक सवाल था। और चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे वो है कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हमारा जो है पहला टॉपिक है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार करता हूं। जैसे आप नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में अगर अपन बात करें, नेशनलिज्म इन यूरोप जो हमने आपने चैप्टर देखा होगा पहला वाला, जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, जिसके अंदर यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी, उस चैप्टर को खत्म करा जाता है वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन ही इस चैप्टर की पृष्ठभूमि है जहां से चैप्टर पूरा स्टार्ट होता है। देखिए, हुआ क्या था अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो देखिए वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध जिसको अपन बोलते हैं। अब इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या था, पहली बात तो क्या हुआ कि ये हुआ कब था, तो आपको साल ध्यान रखना है 1914 से लेकर 1918 तक। ये इस दौरान जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया। अब देखिए, जब 1914 से 18 के बीच में था तो इसमें भारत का क्या रोल है, हम इसको नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, हम भारत में राष्ट्रवाद में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा था। भारत ने एकदम प्रत्यक्ष तौर पे जो है इसके अंदर शामिल नहीं हुआ था। पर क्योंकि भारत जो है कॉलोनी था, भारत जो है एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, यूके का एक उपनिवेश था। अब क्योंकि इंग्लैंड ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, अंग्रेजों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है जबरदस्ती तरीके से जो है भारत के लोगों को भी इसके अंदर शामिल कराया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ बातें, जैसे अब हुआ क्या, 1914 से 18 के बीच में जो है काफी सारे भारतीयों को इस युद्ध के अंदर शामिल करा गया। अब जब भारत के जो लोग बाग थे वो जैसे ही इस युद्ध के अंदर शामिल हुए, तो हुआ क्या, देखिए नॉर्मल कोई सेना तो इसके अंदर थी नहीं। इसके अंदर बहुत सारे किसानों को जो है जबरदस्ती आर्मी में शामिल करा गया। अब जब किसान जो देश के अंदर खेती कर रहा है, वही अगर खेती करने की बजाय युद्ध के अंदर लड़ने चला जाएगा तो फिर पीछे देश में खेती करेगा कौन। और यही हुआ भारत के अंदर। जब ये युद्ध खत्म हुआ 1918, उस समय 1918 के बाद में 1919 वाला जो साल था, 1918 वाला जो साल था, इस दौरान भारत के अंदर खेती हुई नहीं प्रॉपर तरीके से। अब क्योंकि पूरी तरीके से खेती नहीं होगी, तो खेती जब नहीं होगी तो अनाज की कीमतें क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इंग्लैंड इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंग्लैंड को लड़ने के लिए पैसा चाहिए। इंग्लैंड पैसा कहां से लाएगा, तो इंग्लैंड वहां से पैसा लाएगा जहां जहां पे उसकी कॉलोनी है, जहां जहां पे वो राज करता है, वहां से जो है वो पैसा लेके आएगा। ऐसा ही वो राज कर रहा था किसके ऊपर, भारत के ऊपर। अब जब वो भारत के ऊपर राज कर रहा था तो उसने भारत के ऊपर बहुत सारे कर लगाना स्टार्ट कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है भारत के लोगों से पैसा लिया जा सके। अब ज्यादा से ज्यादा जैसे लोगों से पैसा लेंगे तो फिर इंग्लैंड की तो आमदनी बढ़नी है। तो वही हुआ यहाँ पे भी, और भारत के लोगों पे जो है ज्यादा से ज्यादा कर लगाया गया। तो किसान देखिए दो तरीके से दब गया। एक तो फसल की कीमतें बढ़ गई, फसल की जितनी भी कीमत थी वो बढ़ने लग गई। दूसरा इसके अंदर क्या हुआ कि इसके ऊपर बहुत सारे भारतीय लोगों के ऊपर जो है कर बढ़ने लग गए। और उसी समय क्योंकि आप एक ढंग का अनाज और ये सब नहीं खाएंगे तो बीमारियां बहुत सारी फैलती है। और इसी दौरान जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंजा और बहुत सारी चीजें जो है भारत के अंदर फैली, जिससे कहीं ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस वजह से ये कहीं कुछ कारण थे जिस वजह से लोगों के अंदर जो है एक आक्रोश पैदा हो गया
कि हमें जो है इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। और उसी के परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद जो है वो होना स्टार्ट हुआ, लोगों के अंदर जुड़ाव होना स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से अब अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी, और ये आप बिल्कुल इसको समझिए। जैसे आप पृष्ठभूमि समझेंगे तो आपको जो है लड़ाई के अंदर प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए, दो पावर इसके अंदर जो पहले युद्ध के अंदर आई थी, आप नेशनलिज्म यूरोप जो था, राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर, उसमें ही पढ़ेंगे। दो पावर थी, एक तो थी केंद्र शक्ति, एक तो थी केंद्र शक्ति। केंद्र शक्ति के अंदर तीन जने कौन कौन थे? एक तो था ब्रिटेन, एक था फ्रांस और एक था रशिया। सॉरी, केंद्र शक्ति के अंदर तीन जने थे, एक तो था जर्मनी, एक था ऑस्ट्रिया हंगरी और एक था टर्की। ये तीन जने तो थे यहाँ पे। और एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है। अब हुआ क्या, उसी समय अगर अपन बात करें ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की, ये जो है आपस में लड़ रहे थे। तो ये एक कारण था। देखिए, ये इसके अंदर लिखा हुआ भी यही है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विषय विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। हुआ क्या इसके अंदर? तो युद्ध ने 1919 के बाद के वर्षों में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। 1913 से 18 के मध्य आयकर लागू किया गया, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि टैक्स जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो लिए जा सके, लड़ाई के अंदर काम आ सके। सीमा शुल्क की कीमतें जो है दोगुनी कर दी थी। इससे आम लोगों का जीवन जो है काफी कठिन हो गया था। 1918-19 के बीच में फसलें खराब हुई, जो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि किसान जो था वो तो हथियार लेके युद्ध में चला गया। अब जब वो हथियार लेके युद्ध में गया तो फिर पीछे उगाएगा कौन? फसलें कौन उगाएगा? तो इस वजह से भी जो है ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लुएंजा जो है, ये महामारी के साथ में भोजन की कमी हो गई, और एक नया जो है एक संकट की घड़ी जो है भारत के अंदर आ चुकी थी। काफी ज्यादा बुरी जो है उस समय हालत हुई, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। अब उस समय जब भारत जूझ ही रहा था इन सभी तकलीफों से, उसी समय एक बड़ा नेता जो है वो उभरा, और उन नेता को हम बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो आपने नाम इनका सुना होगा। और उसी दौरान जो है ये एक पृष्ठभूमि थी कि कैसी हालत उस समय भारत के अंदर चल रही थी, कि बिल्कुल भूखमरी मची हुई है, खाने के लिए पैसा नहीं है, और उसी समय जो है देश को अब अंग्रेजों से आजादी दिलानी है। और उसी समय एक नेता निकल के आते हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके बारे में आपको लगभग लगभग सारी बातें पता है, पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969, यानी 1869 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना, पढ़ाई करने गांधी जी लंदन चले गए थे, लॉ पढ़ने के लिए, कानून की शिक्षा लेने के लिए लंदन गए थे। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अफ्रीका पढ़ाई करने गए थे। अफ्रीका पढ़ने नहीं गए थे, वो लंदन पढ़ने गए थे। उसके बाद में भारत आए, और एक जो गुजराती व्यापारी थे, उनका केस चल रहा था अफ्रीका के अंदर। तो वो अफ्रीका के अंदर जो है उनका केस लड़ने के लिए वहां पे गए थे, क्योंकि वहां के जो वो व्यापारी थे, उनको गुजराती बोलने वाला, गुजराती समझने वाला वकील चाहिए था। तो जब वो भारत में आते हैं ढूंढते, तो उनको फिर गांधी जी मिलते, तो गांधी जी को अपने साथ में केस के लिए अफ्रीका लेके चले गए थे। जब वहां जाते हैं तो वहां जाके वो देखते हैं कि रंग भेद का जो है काफी बड़ा वहां पे जो है फैलाव हो रखा है, काफी ज्यादा रंग भेद के ऊपर खूब ज्यादा जो है टिप्पणी, वहां जो लोग बाग रेसिज्म ज्यादा करते हैं। तो उसको करने के लिए फिर वहां पे उन्होंने जो है आंदोलन चलाया, और वहां के लोगों को जो है आजादी मिलाई। इसलिए गांधी जी जो है काफी फेमस हो गए थे। तो ये ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका वो लॉ की प्रैक्टिस करने और केस लड़ने जो है वो गए थे। उसके बाद में फिर वो जो है भारत आते हैं, और भारत आए थे, आपको पता ही है, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वापस भारत आए थे। अब गांधी जी क्योंकि 9 जनवरी से 15 को आए थे, इसी वजह से 9 जनवरी को भारत जो है प्रवासी दिवस मनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। एनआरआई डे जिसको अपन बोलते हैं, प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली जो है वो इंडिया आ गए थे। तो ये भी आप थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। गांधी जी जब यहाँ पे आए, तो गांधी जी ने यहाँ पे आके देखा कि बहुत सारी समस्याएं जो है भारत के अंदर है। उसमें से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या थी नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा अपन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हुआ क्या था, एक जगह है बिहार के अंदर, चंपारण। बिहार के अंदर एक जगह है चंपारण। चंपारण की स्थिति क्या थी उस समय? चंपारण के अंदर स्थिति क्या थी कि अगर आपका ये खेत है, इस खेत का 3/20वां हिस्सा, यानी अगर मैं आपके खेत के 20 भाग कर दूं, तो उस 20 भाग में से 3 भाग के ऊपर आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। नील यानी कि इंडिगो, नील की खेती आपको करनी पड़ेगी, इंडिगो प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कंपलसरी था, बिल्कुल कंपलसरी था। इसको 3 कटिया पद्धति भी बोलते हैं। तीन कटिया,
तीन कठिया पद्धति जो है वो भी बोला जाता है, तीन कठिया पद्धति भी इसको बोलते हैं। 3/20 भाग पे आपको इंडिगो उगाना जरूरी था, तकलीफ कुछ नहीं थी इसके अंदर, उगा लो प्लांटेशन। पर होता क्या था कि जब आप नील उगा देते हो उसके बाद में वो जगह जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी, वहां पे आप दूसरी खेती नहीं कर सकते थे। अब अगर कोई किसान है, उस किसान ने अपनी इस भाग के ऊपर नील उगा दी, अगली साल क्या होगा, अब यहाँ पे तो खेती कर नहीं सकता, अगली साल उसको फिर यहाँ खेती करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे खेती करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे खेती करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे करनी पड़ेगी, और एक सा समय आएगा कि उसको उसकी पूरी तरीके से जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी। ये जो है किसान को काफी जो है आगे मालूम था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से किसान जो है मना कर रहे थे कि हमें जो है नील की खेती नहीं करनी, पर क्योंकि अंग्रेज उनके ऊपर कंटिन्यू दबाव बना रहे थे, इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है चंपारण, उसमें गांधी जी को बुलाया जाता है, और ये चंपारण विद्रोह जो है वो काफी सक्सेसफुल होता है। 1917 का ये विद्रोह है, चंपारण का विद्रोह 1917 का है, और काफी फेमस हुआ ये विद्रोह। और उसके बाद से जो है गांधी जी की एक आप कह लीजिए राष्ट्र नेता के रूप में जो है छवि बनना स्टार्ट हो गई थी, कि गांधी ने जो है एक बहुत सक्सेसफुल या एक बिल्कुल सफलतापूर्वक एक विद्रोह को जो है कर दिया था, जो कि था चंपारण विद्रोह। उसके बाद में फिर सीरीज ऑफ इंसिडेंट, एक लगातार जो है चीजें होना स्टार्ट हुई। जैसे एक जगह है गुजरात के अंदर खेड़ा, खेड़ा के अंदर क्या हुआ, तो खेड़ा के अंदर जो है वहां पे उस समय बीमारी फैल गई थी, प्लेग फैल गई थी, और बहुत सारी बीमारी हो रही थी। तो यहाँ पे भी जो है किसान काफी परेशान थे, तो खेड़ा के अंदर भी जो है विद्रोह के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा, यहाँ पे विद्रोह दिलाया। एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद के मिल थे, कॉटन की मिल थी, सूती वस्त्र की मिल थी, और यहाँ पे जो है उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, है ना, उनके पेमेंट भी नहीं बढ़ाई जा रही थी, बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। तो काफी ज्यादा जो है लोग बाग परेशान थे, और लोग बागों ने जो है यहाँ पे स्ट्राइक करी, और उस स्ट्राइक के अंदर जो है गांधी जी को बुलाया गया कि आप जो है किसानों की तरफ से आके और बात करें मिल मालिक से। मिल मालिक का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसी जनरली आप नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिए, बाकी काम का इतना नहीं है। उनका नाम था अंबालाल साराभाई, जो जिनके खिलाफ ही चल रहा था पूरा केस, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। अगर आपको इसरो के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान हो आपको, क्योंकि अभी चंद्रयान मिशन हमारा बहुत सक्सेसफुली अभी हमने लॉन्च करा है, तो उसके जो इसरो के जो जनक है, मेन जो भारत की अंतरिक्ष आप कह लीजिए अंतरिक्ष अनुसंधान के जो जनक है, विक्रम साराभाई जिनको अपन बोलते हैं, आपने नाम शायद सुना होगा इनका। ये विक्रम साराभाई के पिताजी हैं, जो उस मिल के ओनर थे, है ना, जिस मिल के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तो ये उनके ओनर थे अंबालाल साराभाई, जिनके खिलाफ जो है गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और बाद में फिर क्या हुआ, तो उसकी जो वहां के जो कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह के अंदर जो है 35% की जो है वृद्धि करी गई, वेतन वृद्धि करी गई, और उनको जो है बोनस वोनस जो भी देना था वो सब कुछ दिया। तो गांधी जी के 3 आंदोलन, और तीनों तीनों सक्सेसफुल। कौन कौन से सक्सेसफुल, तो एक तो खेड़ा वाला, एक चंपारण वाला, और एक अहमदाबाद वाला। तो गांधी जी की पूरे भारत के अंदर छवि बन गई कि अब अगर हमें कोई आजादी दिला सकता है तो कौन दिलाएंगे, तो गांधी जी ही दिलाएंगे। तो इसलिए जो है एक राष्ट्र नेता के रूप में उभरे, एक राष्ट्र नेता के रूप में उभरे। और उसके बाद में जो है गांधी जी का एक सिंपल सा फॉर्मेट था, उसको कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में देखिए क्या है, अगर आप सत्याग्रह का संधि विच्छेद करें तो वो है सत्य के लिए आग्रह, है ना। गांधी जी का ऐसा कहना था, गांधी जी ऐसा कहते थे कि हर इंसान का जो एक सोल है, जो डिवाइन एलिमेंट है, जो शरीर की जो मूलभूत जो रचना है, वो जो है सबकी समान है, और सबके अंदर जो है वो ईश्वर है। आप अगर उसके अंदर का ईश्वर जगा दो तो उसका आपके साथ में जुड़ाव हो जाएगा, और वो शायद जो है वो चीजें नहीं करेगा जो वो गलत काम कर रहा था। इस वजह से आपने देखा होगा गांधी कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके एक गाल पे रैपट या चाटा मार रहा है तो आप दूसरा गाल जो है वो आगे कर दो। और दूसरा गाल आगे करने से मतलब क्या है कि उसके अंदर अगर वो दर्द उसने वो फील कर लिया आपके चाटे मारने का, तो वो शायद आपको जो है दूसरा चाटा नहीं मारेगा, कि उसका वो जो अंदर का जो एलिमेंट है वो अंदर का एलिमेंट जाग गया। यही सत्याग्रह था। गांधी जी कहते थे कि एकदम हमको काम करना है अहिंसक, है ना, अहिंसक काम करना है, कुछ भी हिंसा नहीं करनी। अहिंसक करेंगे तो उनके मन में आज नहीं तो कल अंग्रेजों के मन में जो है हमारे भारतीय लोगों को लेके जो है दर्द उत्पन्न होगा, और वो जो है वो गलत काम करने से बच जाएंगे। तो इस वजह से जो है गांधी चलाते सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंदर जैसे आप है ना, जैसे अनशन पे बैठ गए, इस तरीके की चीजें जो है सत्याग्रह के अंदर होती थी। तो गांधी जी का फॉर्मेट था, और क्योंकि ये इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इसको एकदम सक्सेसफुली चलाया था।
अब क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर एकदम सक्सेसफुली चला था, इस वजह से जो है काफी फेमस भी हुआ, और गांधी जी ने जो है आके सत्याग्रह आंदोलन जो है यहाँ पे स्टार्ट करे, है ना। तो जनवरी 1915 के अंदर जो है गांधी जी को ये विचार आया कि उनको जो है सत्याग्रह करना चाहिए, और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका जैसे भारत लौटे, सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू करा। और महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा से लड़ाई जीत सकते हैं। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि अहिंसा से लड़ाई जीती जा सकती है। देखिए आप जब आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, आगे सोशल स्टडी के अंदर आप और पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर और पढ़ते हैं, तो देखिए बहुत सारी है ना थ्योरी है, विचारधाराएं। विचारधारा यही है कि अगर आप किसी चीज को हिंसा के माध्यम से लेंगे ना, तो वो आपके पास में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर आपने किसी चीज को पाया है अहिंसक तरीके से, तो वो आपके पास में लॉन्ग सर्वाइविंग जो है वो करेंगे, है ना। जैसे बहुत जन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो पाकिस्तान का जो बेस था वो वॉयलेंस थी, हिंसक था, इस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा ढंग से, है ना। पर भारत की अगर आप एकदम रूट कॉज देखेंगे ना, एकदम बेसिक जड़ जड़ जो तत्व है, तो वो भारत का जो अहिंसक है, नॉन वायलेंस, इसलिए भारत आज तक सस्टेन कर रहा है। जहां जिस भी जगह को हिंसा के रूप में लिया गया है ना, वो लंबा सस्टेन नहीं करती, वो लंबा चल नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि चीजें जो है अहिंसक होनी चाहिए। तो यही गांधी जी का भी मोटो था कि अगर हम अहिंसक तरीके से लेंगे ना, तो हमें जो है चीजें ज्यादा लंबे समय तक जो है वो मिलेगी। और यही इनका था, अहिंसा से लड़ाई जीती जा सकती है, इसलिए भारतीयों को एकजुट करना था। और 1916 में उन्होंने जो है किसानों की दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करा, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जिसके बारे में, जिसको हम 3 घटिया सिस्टम पद्धति, या जो अभी हमने नील उगाने वाली जो बात करी उसके बारे में, ठीक है। संघर्ष करने प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। 1917 में उन्होंने जो है खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह किया, आयोजन किया गुजरात में। और 1918 में जो है महात्मा गांधी एक सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए, और सूती मिल के मजदूरों के बीच में जो है उन्होंने जाके वो विद्रोह की जो है रचना करी, और 35% जो है फिर उनको सफलता भी मिली थी, जिसके बारे में अभी हमने बात करा। तो ये गांधी जी, अब क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है, और गांधी जी अब आ चुके हैं, गांधी जी एक नेशनल हीरो के रूप में बन चुके हैं। पर गांधी जी को ये चीज पता थी कि बिना जनता के जुड़ाव के गांधी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको जनता का साथ चाहिए ही चाहिए। अगर कोई एक बड़ा आंदोलन करना है तो जनता को साथ में लाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई आंदोलन बड़ा हो नहीं सकता। तो गांधी जी सोच ही रहे थे कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। और उसी समय जो है 1919 के अंदर आता है एक कानून, अंग्रेजों के द्वारा पारित करा गया। उस कानून का नाम था रॉलेट अधिनियम या रॉलेट कानून, 1919 की बात है, ठीक है। उसको बोलते हैं रॉलेट अधिनियम। देखिए रॉलेट अधिनियम अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल ये आपकी किताब का ही समरी है ना, आपकी किताब से ही मैटर उठा के जो है स्लाइड्स बनाई गई है, तो आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। पर मैं आपको जो है एक इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाता हूँ कि देखिए रॉलेट कानून क्या था। देखिए इसको बोला गया है गांधी जी के द्वारा बिना अपील, बिना वकील, और बिना दलील का कानून। ये याद रखिएगा, ये आंसर लिखने में काम में आता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। क्या है ये रॉलेट एक्ट? तो 1919 के अंदर अंग्रेजी सरकार एक अधिनियम लेके आती है, रॉलेट अधिनियम, और उसके अंदर कहती है कि अगर आपको किसी पे भी शक है, किसी पे भी शक है, तो आप उसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। ओके, कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ विद्रोह कर सकता है या ये कुछ अशांति फैला सकता है, तो आप उसको उठाओ और उसको उठा के जो है जेल में डाल दो। कितने टाइम तक डाल सकते हो? 2 साल तक। अब जब आप उसको 2 साल तक जेल में डालोगे ना, तो उसकी किसी भी कोर्ट में जो है सुनवाई नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारे लिए खतरा है, तो उसको उठाओ, उसको उठा के जो है जेल में डाल दो 2 साल तक। तो ये था रॉलेट एक्ट। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसीलिए इसको ये बोला गया, देखो 2 साल तक आपको जेल में डाल देंगे, 2 साल तक आप कोई अपील नहीं कर सकते, आप किसी वकील को हायर नहीं कर सकते, आप किसी वकील से अपना केस नहीं लड़ा सकते, और वो वकील कोई दलील भी नहीं देगा। तो गांधी जी ने इसको बोला था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। और काला कानून और काला कानून जो है वो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। काला कानून जो है वो भी बोला जाता है इसको, है ना, क्योंकि ब्लैक लॉ है। क्योंकि देखिए इसमें पूरी तरीके से जो है इंसान की जो बेसिक नीड्स है, आप उसको मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ इसके अंदर। सपोज करिए आप घूमने गए गोवा, आपने कहा कि चलो गोवा घूम के आएंगे। गोवा घूमने गए, और अचानक जो है पुलिस वाले मिले आपको, और पुलिस वाले ने पकड़ा आपको, और पकड़ के जो है आपको जेल में डाल दिया। और पुलिस वाला, अब आपने पूछा कि सर क्या हुआ है, मुझे आपने जेल में क्यों डाला है? और
आप जो है पुलिस वाले से पूछ रहे हो कि सर बताओ बताओ मुझे, कारण तो बताओ, मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो, और पुलिस वाला कह रहा है कि बेटा तुम सोचो कि तुमने क्या गलत करा है, इसलिए मैं तुमको जो है जेल में डाल रहा हूँ। अब आप खड़े होकर सोच रहे हो, आपको पता ही नहीं क्यों डाला है, पर पुलिस वाला आपको बता भी नहीं रहा। यही रॉलेट एक्ट था कि अगर आपको लग रहा है किसी पर डाउट, उसको उठाओ और उठा के जेल में डाल दो। कितने टाइम तक? तो 2 साल तक। 2 साल तक अगर आप डाल दोगे तो उसके अंदर आप उसको कुछ नहीं बताना कि भाई क्यों डाला है क्यों नहीं डाला है, बस हमको लग रहा था कि तू परेशानी कर सकता है। ऐसा कुछ कानून था। अब आप देखो, अगर आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आप तो इसको ब्लैक लॉ ही बोलोगे ना, काला कानून ही बोलोगे। तो यही काला कानून था। इस काले कानून की वजह से जो है बहुत सारे आंदोलन होना स्टार्ट हुए, और खास करके पंजाब वाला जो रीजन है वहां पे इसके ऊपर बहुत विद्रोह हुआ। ठीक है। अब उस विद्रोह के अंदर हुआ क्या कि 2 जनों को पकड़ लिया था। इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, जब तक अपन यहाँ देखते हैं कि देखिए क्या हुआ 1919 के अंदर जो है। हुआ क्या कि 1919 के अंदर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी जो है सत्याग्रह शुरू किया। जो मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी ढूंढ रहे थे कि किस हम चीजों से जो है एक बड़ा आंदोलन जो है कर सकते हैं, और रॉलेट एक्ट उस समय आ ही गया था। तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर है क्या, देखो, तो इसके अंदर यह था कि ये अधिनियम सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्ति देता था। क्या था इसके अंदर? तो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है कि आप कोई मुकदमा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उठा के जो है आप जेल में डाल सकते हो। तो बिना मुकदमे की हिरासत में जो है देने की। अब इससे फिर लोगों के अंदर आक्रोश आना ही था, और उसको बाद है जो लोगों के काफी ज्यादा आक्रोश हुआ। काफी ज्यादा जो है इसके खिलाफ जुलूस निकाले गए। वो जुलूस पे कई बार गोलीबारी भी हुई। देखो ये लिखा भी, अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पे गोलीबारी करी। ठीक है। तो लोग बाग कहीं ना कहीं काफी परेशान थे। और उसी समय क्या हुआ कि 2 लोग बाग, 2 आप कह लीजिए नेता थे, और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक, एक का नाम था सत्यपाल मलिक, और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये 2 जने थे। एक तो थे सत्यपाल मलिक और एक थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। किसके तहत? तो रॉलेट एक्ट के तहत। इसने इस आग को पंजाब में और ज्यादा भड़का दिया। लोग बाग और ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि यार आपने उठा के हमारे आदमी को पटक दिया, जेल के अंदर बंद कर दिया। तो लोग बाग और ज्यादा गुस्से में चल रहे थे। अब देखिए, आज के समय में क्या है कि आज के समय में अगर मुझे कोई जुलूस करना है, या मुझे कुछ, मेरे को अगर कहीं भीड़ इकट्ठा करनी, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दूंगा, फेसबुक पे मैसेज कर दूंगा। पर पहले के टाइम पे अगर आप बात करें, ये दौरान की 1919 या 1800, जो ये जो टाइम पीरियड था, उस समय क्या होता था कि अब जनता को, आपको बहुत सारी जनता इकट्ठी करनी है, तो इंसान क्या करते थे? त्योहारों का इंतजार करते थे कि भाई कोई त्योहार आएगा। अब कोई त्योहार आएगा, मेले आएंगे, तो क्या होता है कि लोग बाग इकट्ठे होते हैं। तो जब मेले के अंदर लोग बाग इकट्ठे होंगे तो हम एक साथ हमारी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेलों का आयोजन करा जाता था। मेले आप पढ़ेंगे आगे जाके कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश पूजन जो है वो स्टार्ट करा, गणेश चतुर्थी मनाना उन्होंने स्टार्ट करा, शिवाजी जयंती मनाना स्टार्ट करा। ये क्यों स्टार्ट करे? वो इसीलिए स्टार्ट करे कि ताकि ये, अगर हम समारोह मनाएंगे तो मनाने के साथ में बहुत सारी जनता आएगी इकट्ठी हो, तो हमें अगर कोई मैसेज एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो हम इजीली पहुंचा सकते हैं। इसके लिए त्योहार मनाए जाते थे। और यही चल रहा था इस समय भी। अब लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि भाई 2 जनों को पकड़ लिया है, कैसे छुड़ाएं कैसे नहीं छुड़ाएं। तो उसी समय जो है पंजाबी को एक बड़ा फेमस त्योहार आता है 13 अप्रैल, और दिन था, साल था 1919। और इस दिन जो है एक त्योहार आया जिसका नाम था बैसाखी। बैसाखी पंजाबियों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। तो वही मेला लगना था, यही मेला लगा। कहाँ पे लगा? तो क्योंकि अमृतसर, अभी अपन ने बात करी कि अमृतसर जो है एकदम मेन गढ़ बना हुआ है पूरे आंदोलन का। तो अमृतसर के अंदर जो है ये आयोजन करा गया मेले का। इसी में एक गार्डन है जहां पे मेला लगता है, तो गार्डन का नाम है जलियानवाला। जलियांवाला बाग जो है वहां पे आयोजन करा गया। अब आयोजन का स्थल कैसा है? तो कुछ इस तरीके का स्थल था कि भैया यहाँ पे लोग बाग जो है, बहुत सारे लोग बाग खड़े हुए, और ये रणनीति बना रहे कि हम किस तरीके से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाना है हमको। और उसी समय जो है एक ही एंट्री गेट था, तो यहाँ से आते हैं जनरल डायर, नाम आपने सुना होगा। और जनरल डायर ने क्या करा? अंधाधुंध गोलियां चलाना जो है इनके ऊपर स्टार्ट कर दी, और इसमें कई सारे लोग बाग शहीद हुए। उसके बाद से इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ी थी। ठीक है। तो ये जो है रॉलेट एक्ट की वजह से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा जो इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना जो हुई थी, वो यही थी, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। इसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि रॉलेट एक्ट के अंदर था क्या। इसके बाद हुआ क्या, देखिए ये
अपने पास फोटो भी है। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो क्षेत्र है अमृतसर के अंदर, और वहां पे क्या हुआ कि एक बड़ी भीड़ जो है वो जमा हुई थी, और कुछ लोग सरकार के दमनकारी कि हम विरोध करने आए थे कि क्या करना है कैसे करना है वो। और कुछ जो है वार्षिक बैसाखी मेला, जो मैं बताता हूँ आपको कि हर साल बैसाखी का मेला वहां पे लगता था। जनरल डायर ने क्या करा कि सभी एंट्री जो एग्जिट गेट थे उनको बंद कर दिया, और उसके बाद में जो है भीड़ पे गोलियां चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बाग। आप आज भी अगर देखने जाएंगे तो ऐसे देखिए, ऐसे ना वो बने हुए वहां पे बुलेट मार्क्स कि भैया ये गोलियों के निशान दीवालों के ऊपर उस समय की। और सरकार ने अभी भी इसको प्रिजर्व कर रखा है। पर अब जैसे ही मोदी सरकार आई है तो मोदी जी ने क्या करा है कि देखिए 1919 का है मैटर पूरा, जो है ये जो घटना पूरी 1919 की है। और क्योंकि अब इस पूरे इंसिडेंट को 100 साल हो गए हैं, तो साल 2019 के अंदर इसी की याद में, इस घटना की याद में, इसको कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। ये भी लेटेस्ट फोटो है, अगर आप अब जाएंगे जलियांवाला बाग देखने तो आपको ये इस तरीके से लिखी जाएगी, उनके लिए एक ज्योति के रूप में जो है ये बनाया है इसको। वरना ये अभी भी है, आप जाएंगे देखने तो आपको ये अभी भी जो है वहां पे इंसिडेंट आपको जो है ये दिख जाएंगे, बुलेट मार्क्स की कैसे कैसे जो है गोलियों के निशान है, ये सब कुछ जो है आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हुआ क्या, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी जो हमारा ये ऑटोमन एम्पायर की हार की वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, है ना। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको जो है समझाता हूँ कि हुआ क्या। देखिए था क्या, तो अपन बात करते हैं टर्की की। अपन बात करते हैं टर्की की। देखिए इस्लाम जो है, इस्लाम इस्लाम धर्म की जो मेन पीठ थी, है ना, मेन पीठ, आप मेन पीठ कह लीजिए, और मुख्य पीठ जो थी वो थी टर्की के अंदर। टर्की के अंदर कौन से साम्राज्य की थी, तो वो थी ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन साम्राज्य था इस समय, ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था टर्की के अंदर। इनके जो हेड हुआ करते थे, उस मेन पीठ के जो हेड थे उनको बोलते थे खलीफा। उनको क्या बोलते थे, खलीफा। ठीक है, इतनी सी बातें नॉर्मल सी जो है हमको ध्यान है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ ना, तो देखो क्या हुआ। हमारे भारत के 1905 के अंदर बंगाल के टुकड़े करे गए दो। आप पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से आपने पढ़ा ही होगा। बंगाल के 1905 के अंदर दो टुकड़े करे गए। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हमें क्या करना है, तो हमें जो है प्रशासनिक वजह से जो है हम दो टुकड़े कर रहे हैं कि हम जो है ढंग से बंगाल को चला नहीं पा रहे। बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा था तो हम चला नहीं पा रहे, इस वजह से जो है हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, बंगाल को दो पार्ट में बांट रहे हैं। पर इसके पीछे जो वास्तविक कारण था, वो वास्तविक कारण ये था कि इनको जो है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़नी है। ठीक है, कि भाई एक तरफ तो रहेंगे हिंदू, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसको आज के टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं ना, वो वाला जो एरिया था, वहां पे जो है ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी मुस्लिम्स की, यानी इस्लाम की, इस्लामिक लोगों की ज्यादा वो है। तो हिंदू मुस्लिम को अलग करना भी मेन कारण था, पर क्योंकि इन्होंने कहा कि हमसे प्रशासनिक कारण से जो है चल रहे। अब क्योंकि थोड़ा मुस्लिम को अलग जगह दी गई, तो उनको जो है लगा कि अंग्रेज जो है थोड़ा काफी अच्छा है, हमारी कम्युनिटी यानी हमारे जो समाज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इनके दिमाग में थी। और फिर अलग एरिया दे दिया था, एक जो दूसरा बंगाल, ईस्ट बंगाल जिसको अपन बोलते हैं, वो इनको जो है दे दिया गया था। पर हुआ क्या कि ये सारी जो है उम्मीदें कब टूटी, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914-18। और उसी समय इंग्लैंड ने क्या करा, इनके ऊपर अटैक करा, टर्की के ऊपर। अब ये चाहते थे कि भाई हमारी जो है चीजें, इसका कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि इस्लामिक की मुख्य पीठ है खलीफा, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। पर क्योंकि इसके ऊपर जो है करा गया, और ये खलीफा की सीट जो है हटा दी गई। इंग्लैंड ने ऑटोमन साम्राज्य को जो हरा दिया था, जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया था, टर्की को हरा दिया था। और इंग्लैंड ने क्या करा, इंग्लैंड ने जो है खलीफा की सीट को समाप्त कर दिया। हटाया तो क्या, बिल्कुल ही आप देख लीजिए कि बिल्कुल समाप्त कर दिया कि भैया कोई खलीफा वलीफा की सीट नहीं रहेगी। इसको लेके पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक समुदाय के लोग बाग थे, इनके अंदर रोष आ गया कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर हमारे भारत के इस्लामिक लोगों को तो ऐसा लगता था कि यार अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके फेवर में है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस था। पर इसने जो है गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया। हुआ क्या कि इस खलीफा की सीट हटाने के विरोध में जो है भारत में एक आंदोलन चला, उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। क्योंकि खलीफा की सीट को हटाने के लिए ये दो भाई, जिनका नाम है, एक का नाम मोहम्मद अली और एक का नाम शौकत अली, इन्होंने ये स्टार्ट करा था ये। और गांधी जी को लगा कि यार अब ये सही समय है कि हम भारत के हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेके आ सकते हैं। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कांग्रेस से बात करी, और कांग्रेस से बात करने के बाद में जो है इसको खिलाफत आंदोलन जो था, जो मुस्लिमों के द्वारा चलाया जा रहा है आंदोलन था, उसको जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के अंदर मिला लिया।
ताकि हिंदू मुस्लिम की एक यूनिटी जो है वो बन सके, एक आपके लिए गठबंधन जो है बन सके, और अंग्रेजों को जो है एक मैसेज जा सके कि भारत में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ है। उसी को लेके जो है ये चीज करी गई। देखिए महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी, यानी हिंदू और मुस्लिम की जो है एकता को लाने के लिए खिलाफत का जो है मुद्दा उठाया, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन टर्की की हार के साथ ही जो समाप्त हो गया था। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और सितंबर 1920 में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया कि भाई इस खिलाफत को जो है इसको भी क्या करा जाए, इस खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन के अंदर जोड़ लिया जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम का जो है यूनिटी, एक एकता जो है वो अंग्रेजों को दिखाई जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और असहयोग के बारे में तो अपन अभी करते हैं डिस्कस, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये दो भाई हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली, एक का नाम है शौकत अली। आपके एनसीईआरटी की किताब के अंदर भी इनकी फोटो होगी। इन्हीं दो भाइयों ने जो है ये आंदोलन स्टार्ट करा था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब क्योंकि अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन, बहुत बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे से लगता है कि इस क्लास को आज अपन इतना ही रोकते हैं, और कल जो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके अंदर फिर हम इस क्लास को असहयोग आंदोलन से जो है स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि उस प्रॉब्लम का जो है निस्तारण जल्दी से जल्दी जो है हमारे द्वारा कराया जा सके। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।